Hello students, this lesson is about nationalism in India. ये वो वक्त है जब और ज्यादा जो टॉलरेंस पावर थी इंडियंस की वो खत्म हो चुकी थी एंड दे वर नॉट एबल टू टॉलरेट ब्रिटिशर्स एनीमोर एंड दे स्टार्टेड रिबेल एक क्रांतिकारी की तरह से इंडियंस जो थे वो बिहेव कर रहे थे क्योंकि कितना प्रेशर उन्होंने झेला था इस वक्त के अंदर। अब ये टाइम था कि दे वर नॉट एबल टू withstand anymore. जिस वक्त की हम बात कर रहे हैं दैट टाइम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज देयर। उस वक्त दो तरह की पावर्स थी पूरे वर्ल्ड में, सेंट्रल पावर एंड अलाइड पावर। सेंट्रल पावर में जर्मनी वाज देयर, ऑटोमन एम्पायर वाज देयर एंड ऑस्ट्रो हंगेरियन वाज देयर, एंड अलाइड पावर्स में रशिया, ब्रिटेन, अमेरिका एंड जापान वर देयर। इस वॉर से इंडिया डायरेक्टली अफेक्टेड नहीं था। दे नेवर वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर वॉर, बट somehow they had to be। अब इस वर्ल्ड वॉर के जो इफेक्ट्स थे 1914 से लेकर 1918 के बीच में ये वॉर थी, तो इफेक्ट जो है इस दौरान सबसे ज्यादा थे। Just because war was on, so Britishers were imposing tax on the citizens of India। चीजों की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, ऑलमोस्ट डबल हो गई थी, एंड दे वर रिक्रूटिंग इंडियंस इन ब्रिटिश आर्मी, बट इंडियंस वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते थे, फिर भी उनको जबरदस्ती उसमें भर्ती किया जा रहा था। शॉर्टेज ऑफ फूड वाज देयर एंड एक एपिडेमिक भी इस टाइम पर हुआ था, महामारी, दैट वाज इन्फ्लुएंजा, जिसकी वजह से 13 मिलियन पीपल डाइड बिकॉज ऑफ shortage of food and this particular epidemic। 1915 January में there was an entry of another person जिनका नाम था महात्मा गांधी। उन्होंने कुछ ऐसा किया जिससे काफी एरियाज के अंदर बहुत ज्यादा चहल पहल, मतलब बहुत ज्यादा वो जो परेशानियां मचा रखी थी वो सारी परेशानियां जो थी सक्सेसफुली धीरे धीरे सॉर्ट आउट होने लगी। महात्मा गांधी वॉज अ प्रैक्टिशनर, ही वॉज एन एडवोकेट जो साउथ अफ्रीका में प्रैक्टिस करते थे। उन्होंने साउथ अफ्रीका में भी सत्याग्रह का स्टार्ट किया था एंड इट वाज क्वाइट सक्सेसफुल देयर। और वो सत्याग्रह था रेसिज्म के अगेंस्ट। सेम थिंग he initiated here also after returning to India from South Africa। इंडिया में आने के बाद जो हालत इंडियन प्रिजन्स की थी वो देखकर उन्होंने फैसला किया कि दिस इज नॉट गोइंग टू गो बैक टू साउथ अफ्रीका एंड ही इज गोइंग टू फाइट फॉर द प्रिजन्स हियर। तो उन्होंने जब सत्याग्रह शुरू किया तीन जगहों पर, एक चंपारण में, खेदा गुजरात एंड इन अहमदाबाद। चंपारण में क्यों किया गया था ये सत्याग्रह? क्योंकि वहां पर पीजेंट्स को इंडिको मतलब नील की खेती करने पर रिवर्स किया जा रहा था। खेदा के अंदर पीजेंट्स जो थे वो डिमांड कर रहे थे कि उनकी क्रॉप्स फेल हो गई हैं किसी वजह से, तो वो टैक्स नहीं दे पाएंगे। और अहमदाबाद में इसलिए था क्योंकि वहां पर मिल ओनर्स और वर्कर्स के बीच में कुछ डिस्प्यूट था, जिसकी वजह से जो मिल वर्कर्स थे वो अपने हक की मांग कर रहे थे और मिल ओनर्स उन्हें दे नहीं रहे थे। तो दीज थ्री प्लेसेस सत्याग्रह वाज देयर। इसके बाद ब्रिटिशर्स ने एक राउल्ट एक्ट शुरू किया 1919 में। और वो क्या था, एक लॉ पास किया गया था ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट की तरफ से इंडिया में, जिन्होंने ये कहा कि अगर कोई भी कोई भी इंडिविजुअल ऐसा सोचा गया कि वो किसी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी में है या उसके ऊपर सस्पेक्ट किया गया कि वो गलत काम कर रहा है, तो उसको बोला नहीं जाएगा, उसको सीधा अरेस्ट कर लिया जाएगा और उसको जेल में बंद कर दिया जाएगा और 2 साल तक कम से कम उसका ट्रायल नहीं होगा। ट्रायल का मतलब होता है कि पीपल व्हेन दे आर अरेस्टेड उनकी सुनवाई होती है, तो सुनवाई से वो अपनी बात को कहते हैं। तो 2 साल तक उन्होंने कहा कि
जो भी राउल्ट एक्ट के अंदर में जेल में जाएगा उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी। तो ये जब इंडियंस ने सुना तो इट वाज अ आई मीन ग्रेट सेटबैक टू देम, और उसको प्रोटेस्ट करने के लिए दे वर ऑन द रोड्स। आफ्टर दिस there was one more movement which was started by Muslims, that was Khilafat and also non-cooperation movement. इसके अंदर नॉन वायलेंस से ही गांधी जी शुरू करना चाहते थे इसमें, मतलब अ, कहीं पर भी कोऑपरेशन ब्रिटिशर्स को नहीं मिलना था। स्कूल्स, कॉलेजेस, ऑफिसेस जो ब्रिटिशर्स का बाहर से लाया गया कपड़े थे या जो भी सामान होता था, मतलब दे नेवर वांटेड, इंडिया नेवर वांटेड टू डू एनी कोऑपरेशन विद ब्रिटिशर्स अंडर दिस मूवमेंट। कुछ इसी तरह का मूवमेंट जो था वो खिलाफत मूवमेंट भी था, और खिलाफत मूवमेंट में अली ब्रदर्स ने ब्रिटिशर्स को प्रेशराइज किया था ताकि कुछ इसी तरह का भी ऑल्सो डिड द सेम, दे वर अगेंस्ट ब्रिटिशर्स रूल एंड मेकिंग अ सिग्निफिकेंट फेज इन इंडियन नेशनलिज्म दे डिड। तो ये भी 1919 में ही शुरू किया था, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में टर्की की डिफीट के बाद इसको शुरू किया गया था। लोगों से कहा गया कि वो अपनी गवर्नमेंट जॉब से रिजाइन कर दें या फिर स्कूल्स कॉलेजेस से बच्चों को विड्रॉ करें। फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट किया, और इलेक्शंस अगर कोई भी होते थे उसको बॉयकॉट किया। सो ऑल सर्विसेज व्हाट गवर्नमेंट वर गिविंग Indians, they never followed anything. It was a total non-cooperation from Indian side at that particular time. But what happened is, uh, गांधी जी को इसको बंद करना पड़ा था। उसका रीजन था चौरा चौरी इंसिडेंट। ये क्या इंसिडेंट था कि पीजेंट्स जो थे उन्होंने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी। पुलिस स्टेशन को बाहर से बंद करके करीबन अंदर 20-25 पुलिसमैन थे, एंड आउट ऑफ एजिटेशन, आउट ऑफ एंगर, व्हाट दे डिड, क्योंकि इंडिगो का मसला चल रहा था, फिर अफीम का मसला चल रहा था, तो वो बहुत ज्यादा परेशान थे अपनी ही चीजों को लेकर। सो आउट ऑफ एंगर व्हाट दे डिड इज दे जस्ट बाहर से बंद किया उन्होंने पुलिस स्टेशन को लॉक करके, और वहां पर आग लगा दी। सो गांधी जी never wanted this kind of an attitude, because he wanted all the movements in non-violence. So उन्होंने इस बात को डिसएग्री किया और ये सोचा कि वी शुड नॉट कंटिन्यू, क्योंकि ऐसे में कहीं लोग अपनी जो दुश्मनी है या अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको वायलेंस में ना खत्म कर दें। तो दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर मूवमेंट वाज सस्पेंडेड इन February around 1922। स्वराज आंदोलन में ये कहा गया कि हमें अपनी इंडिविजुअलिटी वापस चाहिए, ये हमारा देश है, तो हम अपने ही तरीके से, हम अपने ही सेल्फ गवर्नेंस में वी विल बी टेकिंग आवर ओन कंट्री। दिस वाज आल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मूवमेंट। एक और प्रॉब्लम जो इंडियंस फेस कर रहे थे वो था प्लांटेशन क्रॉप्स के अंदर में। वहां पर जो लोग काम करते थे उनको सालों साल जाने नहीं दिया जाता था। दे वर सपोज टू बी देयर ओनली फॉर ईयर्स, दे कुड नॉट obtain permission to leave their work and location till it is been granted. So ये मतलब वर्कर्स को ना एक बाउंड करके रखता था। टी गार्डन्स हो गए या फिर कॉफी गार्डन्स, जितने भी प्लांटेशन क्रॉप्स है वहां पर लोगों को जाने को की मनाही थी जब तक उनको परमिशन ग्रांट न हो जाए। सो दिस वाज अ वेरी वेरी awkward situation for them. Then came the very, very important aspect of history, that is martial law, जो कि जनरल डायर ने 13 अप्रैल 1999 को शुरू किया। और कहा गया कि दो या दो से ज्यादा लोग अगर एक जगह पर खड़े मिले या ग्रुप में बातचीत करते मिले तो उनको मिलिट्री अथॉरिटीज जो हैं वो दे विल टेक देम एंड दे विल एनफोर्स लॉ, और उनके ऊपर ट्रायल्स कंडक्ट किए जाएंगे।
सो मतलब बेसिक फ्रीडम जो थी लोगों की उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आ गया कि कोई खड़ा होकर वहां पर बात नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, मतलब जिसको भी इस तरह से देखा गया तो वो उसको दे विल एनफोर्स लॉ अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर पर्सन। इसी बीच एक और बहुत बड़ा इवेंट हुआ, हॉरिफाइड इवेंट आई शुड से, दैट वाज जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था कि इस पर्टिकुलर दिन में हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स पीपल दे डाइड। बैसाखी थी उस दिन और लोग उस पर्टिकुलर बाग में, जलियांवाला बाग में अ, मना रहे थे बैसाखी। तो somehow somebody informed Britishers that कुछ वहां पर प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हुए हैं। तो चूंकि मार्शल लॉ लगा हुआ था तो दे वर नॉट अलाउड टू गैदर, और किसी भी गैदरिंग की उनको इजाजत नहीं थी। तो वहां क्या हुआ, जनरल डायर अपनी फोर्स को लेके पहुंचा और उसने बेइंतहा गोलियां चलानी शुरू कर दी। द प्रॉब्लम वॉज कि जलियांवाला बाग के अंदर जाने का जो रास्ता था वो एक संकरी सी गली थी, मतलब अगर कोई जा रहा है तो जाएगा, दूसरी साइड से कोई वापस नहीं आ सकता। तो मतलब इट वॉज वेरी वेरी नैरो लेन। तो पूरा का पूरा रास्ता उसने ब्लॉक किया विद हिज लाइक मिलिट्री फोर्सेस विद ऑल। और कुछ इंटीमेशन नहीं, कुछ नहीं, वहां जाकर उसने गोलियां दागनी शुरू कर दी। Now, that was the incidents which was really affected Indians like anything. और कुछ लोग तो ऐसे थे जिन्होंने अपने आप को, जब देखा कि उनको गोली नहीं लगी है, दे आर सेफ, तो उन्होंने खुद की जान भी ले ली। वहां पर एक कुआं है जहां पर उनको कूद कर उन्होंने जान ली, दैट वी डू नॉट वांट टू बी इनटू द आर्म्स ऑफ ब्रिटिशर की गोली से नहीं हम मरना चाहते, अगर मरना ही है तो हम खुद ही मर जाएंगे। तो दैट काइंड ऑफ एन एटीट्यूड was there. So it was a very very disastrous, very very horrified event, जिसकी वजह से इंडियंस के अंदर और ज्यादा बौखलाहट और ज्यादा गुस्सा जो था वो भर गया। And it became a turning point in Indian freedom struggle, जिसपे नेशनलिज्म या नेशनलिस्ट जो भी थे उन्होंने बहुत ज्यादा एक सॉलिड डिमांड्स जो थे वो ब्रिटिशर्स के सामने रखनी शुरू करी। एंड दे वर नॉट कोई डर नहीं था अब उनको, डू एंड डाई वाली सिचुएशन सामने आ गई थी। देन केम सैमन कमीशन। सैमन कमीशन का पर्पस क्या था? To check the government administration in India, in 8 November 1927, British government declared the application of Indian Statutory Commission, और वो एग्जामिन करना चाहते थे कि गवर्नमेंट जो है वो इंडियन एक्ट 1999 के हिसाब से कैसे चलेगी। दो दे वर डूइंग इट फॉर इंडियंस, बट समहाउ उन्होंने एक भी इंडियन को उस पर्टिकुलर इवेंट में शामिल नहीं किया। दे boycotted ऑल इंडियंस बिकॉज इट वाज एन ऑल ब्रिटिश बॉडी जो कि इंडियंस के लिए ही कुछ कमीशन बना रही थी। अब इसके खिलाफ भी बहुत जबरदस्त वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशन हुए, और एक स्लोगन आया, सामन गो बैक। एंड इंडियंस दे स्टार्टेड अपोजिंग दिस पर्टिकुलर सामन कमीशन अ लॉट। सामन कमीशन के बाद इंडियन लीडर्स के अंदर एक जबरदस्त एनर्जी थी टू यूनिफाई देयर ओन कंट्री अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, और उन्होंने इन मूवमेंट्स को बहुत हद तक बढ़ा दिया था। सामन कमीशन के रिपोर्ट को अगर हम देखते हैं तो ये कहा गया था कि वी वांट, मतलब उसके बाद जो इंडियंस के रिपरकशन हुआ था वो ये बोला गया था कि इंडिया वांट्स इट्स फ्रीडम बैक, एंड दे स्टार्टेड बूस्टिंग द फ्रीडम मूवमेंट ऑल टुगेदर। पहला जो इलेक्शन, प्रोविजनल इलेक्शन हुआ वो 1937 में हुआ, और कांग्रेस पार्टी जो थी इट वाज विक्ट्रियस इन दैट and established a dominant force in Indian politics.
and that also boosted the freedom movement. 1930 में एक मूवमेंट जिसका नाम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, that was also started by महात्मा गांधी इस लीडरशिप, और यहाँ एक मास प्रोटेस्ट हुआ था क्योंकि कुछ एडेड टैक्सेस जो थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लगा दिए थे, जैसे सॉल्ट लॉ। तो salt taxes, but the saltpeter other tax था, and people, Indians, they never wanted to pay such high taxes, तो उन्होंने सारे ब्रिटिश गुड्स को बॉयकॉट किया था, and they refused to pay higher taxes. ये एक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट था जहाँ पर non-politically only Indians, they try to draw attention to an issue and forcing a concession from the government for the public. Or this was also a challenge for Indians because ये उनको लगता था कि एक इनजस्टिस है कि नमक के ऊपर भी इतना सारा टैक्स वो क्यों देंगे। इसके की पॉइंट्स क्या थे? First is prohibited intoxicants, change the ratio between the rupee and the sterlings. लैंड रेवेन्यू का रेट रिड्यूस कर दिया गया था, सॉल्ट टैक्स को खत्म करने के लिए कहा गया, मिलिट्री एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करने के लिए कहा गया, और जो एडमिनिस्ट्रेशन वैल्यूज थी उसको भी रिड्यूस करने के लिए कहा गया, एंड एट द सेम टाइम कस्टम ड्यूटीज जो इम्पोज की उसके ऊपर सवाल उठा था, एंड पोस्टल रिजर्वेशंस टू एक्सेप्ट दैट. These were the key points of this particular movement. On March 12, 1930, Mahatma Gandhi initiated Dandi March. शुरू में तो सिर्फ 11 ही लोग थे, लेकिन जहां जहां से गांधी जी गुजरे वहां से लोग उनके साथ जुड़ते चले गए. ये सॉल्ट सत्याग्रह था जो साबरमती आश्रम से शुरू हुआ और दांडी गुजरात में खत्म हुआ. इट टुक अराउंड 24 days. ब्रिटिश रूल की जो सॉल्ट मोनोपोली थी या सॉल्ट टैक्स था उसको लेकर ये दांडी मार्च था. जनरली क्या किया गया था, वहां जाकर गांधी जी ने खुद से समुद्र के पानी से नमक बनाया था, एंड दे ब्रोक द सॉल्ट लॉ बाय मेकिंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर इन एट दांडी. तो ये ब्रिटिशर्स के लिए काफी चैलेंजिंग था और पब्लिक सपोर्ट भी इसको मिला था बहुत ज्यादा. एंड इस चीज को लेकर जो ब्रिटिशर्स थे उनको ये लगने लगा था कि नाउ थिंग्स आर वॉकिंग आउट ऑफ देयर कंट्रोल. सो दांडी मार्च एक ऐसा एक्ट बन गया था जहां पर ये बताता था कि yes, we are self sufficient, we do not need anybody for our needs. मतलब ब्रिटिशर्स को ये बताने के लिए कि आपकी जरूरत नहीं है, वी वांट, आई मीन वी आर सेल्फ सफिशिएंट, नमक जैसी चीज भी हम खुद बना सकते हैं, तो वी डू नॉट वांट. तो इस बात से पूरे इंडिया के अंदर इतना जोश भरा हुआ था, and it inspired a lot of, I mean, millions of people to join this particular movement. इस चीज पर ब्रिटिशर्स को तो रिएक्ट करना ही था बिकॉज उनको टोटली डिसोबीडियंस लगा था, तो उन्होंने उसको बहुत ब्रूटली रिप्रेस किया एंड प्रोटेस्टर्स को जेल में बंद कर दिया, कहीं पर बैन कर दिया ऑर्गेनाइजेशन, कहीं पर प्रेस को सेंसर किया, मतलब उनकी न्यूज बाहर ना आए, ऐसा कुछ प्लान किया सो दैट पीपल शुड नॉट गेट इन्वॉल्व इनटू. सो ऑल, आई मीन बहुत ब्रूटल रिप्रेशन था, बहुत ब्रूटली इंडियंस को रिप्रेस किया गया था. देन केम गांधी-Irwin Pact. Gandhi-Irwin Pact was a political agreement signed by Mahatma Gandhi and Lord Irwin. That time he was the Viceroy of India on 5th of March 1931 before the second Round Table Conference in London. Now, what was the purpose? Purpose was, it was aimed to resolve the civil disobedience movement and to ease the political tension in India. इंडिया में मतलब जो भी कुछ बहुत गर्मा गर्मी चल रही थी उस चीज को कम करने के लिए कुछ हिदायतें थी. अंडर दिस एग्रीमेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस अग्रीड टू सस्पेंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. तो उन्होंने उस चीज को, इसका रिजल्ट क्या हुआ कि
इंडियंस ने ब्रिटिशर्स से कुछ चीजें मांगी, मतलब इन लिeu ऑफ, बिकॉज उस दिस सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को तो खत्म करने जा रहे थे, तो इन लिeu ऑफ दैट उन्होंने कहा कि हमारे जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको रिहा किया जाए, उनके अगेंस्ट कोई भी ऑर्डिनेंस पास ना किया जाए, और इंडियंस को नमक बनाने के लिए, मतलब फॉर डोमेस्टिक यूज, दे शुड अलाउ, एंड ऑल्सो इंडियन नेशनल कांग्रेस शुड पार्टिसिपेट इन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इस तरह आपने देखा कि इंडिया की सिचुएशन उस वक्त कितनी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक थी कि इस आज़ादी को हासिल करने के लिए न जाने कितने लोग, हो सकता है बहुतों का तो नाम भी हमें न पता हो, हिस्ट्री में उनका नाम भी ना लिखा गया हो, बट उस टाइम पर सारे ही इंडियंस इतनी ज्यादा प्रेशराइज, इतनी ज्यादा अजीबोगरीब सिचुएशन से गुजरे हैं कि अल्टीमेटली दे वर नॉट अफ्रेड टू डाई इवन फॉर और एनी अदर consequences जिसकी वजह जो वो लोग भोग रहे थे उस वक्त। All of them in India wanted these Britishers to walk out of this country. And this so happened in 1947, 15th of August. Thank you so much for your patient listening. Any questions, just comment on or visit the site.